बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सुबह बखैर, जुमा मुबारक एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान उज़ैर मलिक और मेरे साथ मौजूद हैं गुड मॉर्निंग नजफ राजा। हमें यकीन है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी भरपूर इंजॉय कर रहे होंगे। और आपके लिए हम लेकर आए इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, हेल्थ टिप्स और डिफरेंट टॉपिक से सजा हुआ एक खूबसूरत शो। तो जनाब, कुदरत के निज़ाम को समझना इंसान के लिए हमेशा एक मौमा रहा है। हम जदीद टेक्नोलॉजी और तरक्की के बावजूद जब कुदरती आफात का सामना करते हैं तो फिर बेबसी का एहसास बढ़ जाता है, क्योंकि जब कुदरत बेकाबू हो जाए तो वो फिर किसी सुपर पावर, किसी बड़े मुल्क या ताकतवर इंसान को नहीं देखती। उसकी ताज़ा मिसाल कैलिफोर्निया के जंगलात में लगने वाली आग है, जिसने ना सिर्फ सैकड़ों घरों को अपनी लपेट में ले लिया बल्कि हॉलीवुड से ताल्लुक रखने वाली कई मशहूर शख्सियात भी बेघर हो गए। इन हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ में टॉम हैंक्स हैं, जेनिफर लोपेज, बिली क्रिस्टल और इसके साथ साथ जेम्स वुड और यूजीन लेवी जैसी शख्सियात भी शामिल है। इसके साथ साथ आपको बताते हैं जेम्स वुड ने अपने घर के जलने की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की, जबकि स्टार वॉर के लेजेंड मार्क हैमिल को उनके घर से रेस्क्यू किया गया था। तो इन आफात को देखकर हमें यह एहसास होता है कि इंसान चाहे जितना भी तरक्की कर ले, कुदरत के आगे बेबस ही रहता है। फिर भी उसके अंदर का जो गरूर है और घमंड है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। तो हमारा आज का पैगाम यही है कि जनाब खुद में आजिज़ी पैदा करने की कोशिश करें, क्योंकि तकब्बुर सिर्फ मालिक कायनात की ज़ात है, उसी की ज़ात को ज़ेबा है। तो प्रोग्राम के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं इसी पैगाम के साथ और नजफ से जान लेते हैं कि आज पाकिस्तान भर में मौसम कैसा रहने वाला है। तो आइए आपको वेदर अपडेट्स देते हैं। मुल्क के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश, बलाई इलाकों में गजब की ठंड पड़ रही है। पंजाब और सिंध में धुंध ने डेरे डाल लिए हैं, जबकि लाहौर में फजाई आलूदगी फिर बढ़ने लगी है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां जाड़ा जोबन पर है। गिलगित में दर्जा हरारत कम से कम -5 और ज्यादा से ज्यादा 13 डिग्री रहने का इम्कान है। स्कर्दू की बात करते हैं। स्कर्दू में कम से कम टेम्परेचर -9 और ज्यादा से ज्यादा 3 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में मौसम शदीद सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। और अब चलते हैं आज़ाद कश्मीर की तरफ, जहां खून जमा देने वाली सर्दी का राज बरकरार है। दरिया नीलम और जेहलम के संगम पर वाक़े मुजफ्फराबाद में कम से कम दर्जा हरारत 2 और ज्यादा से ज्यादा 19 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर में मौसम शदीद सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई की है। और अब आगे चलते हैं, नजर डालते हैं खैबर पख्तूनख्वा के मौसम पर, जहां बेशतर अजला शदीद सर्दी की लपेट में हैं। फूलों के शहर पेशावर में दर्जा हरारत कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 24 डिग्री रहने की तवक्को है। मजीद आगे चलते हैं, बात करते हैं सवात की, जिसको पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। वहां पर कम से कम टेम्परेचर -5 और ज्यादा से ज्यादा 15 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर इलाकों में मौसम सर्द और मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। बनूल, लकी मरवत, DI खान और गिरदो नवाम में धुंध पड़ने की तवक्को है। और अब जिक्र कर लेते हैं कुछ पंजाब के मौसम का, जहां ज्यादातर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में दर्जा हरारत 5 और ज्यादा से ज्यादा 18 डिग्री रहने का इम्कान है। शहरे इक़्तिदार इस्लामाबाद का तज़किरा करते हैं, वहां पर कम से कम टेम्परेचर 1 और ज्यादा से ज्यादा 22 डिग्री रहने की तवक्को है। मुल्तान की तरफ चलते हैं। मुल्तान में कम से कम पारा 5 और ज्यादा से ज्यादा 23 डिग्री रहने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान पंजाब के बेशतर इलाकों में धुंध छाए रहने की पेशगोई की है। और अब आगे चलते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं सुबह बलोचिस्तान का मौसम, जहां अक्सर अजला में सर्दी गजब ढाने लगी है। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा का दर्जा हरारत कम से कम -4 और ज्यादा से ज्यादा 19 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बलोचिस्तान के अक्सर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि लसबेला, खुशदार और कल्लात में तेज हवाओं के साथ बारिश की तवक्को है। और अब जिक्र करते हैं सुबह सिंध के मौसम का, जहां ज्यादातर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। कराची में दर्जा हरारत कम से कम 8 और ज्यादा से ज्यादा 27 डिग्री रहने का इम्कान है।
हैदराबाद की तरफ चलते हैं। हैदराबाद में कम से कम दर्जा हरारत 9 और ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान घोटकी, सक्कर, खैरपुर, थरपारकर और गिरदोनवा में बारिश का इम्कान जाहिर किया है। शहरियों को ख़राब मौसम के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और कुछ बात कर ली जाए अगर मुल्की सियासत की, तो मुज़ाकरात इस वक्त गैर यकीनी का शिकार हैं। हुकूमत और PTI में एतमाद का शदीद फुकदान देखने को मिल रहा है। मुज़ाकराती कमेटियों के इख्तियारात पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं और मुज़ाकरात की तातुल की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालने की खूब कोशिश हो रही है। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी बानी PTI से मुलाकात की कोशिशें कर रही है, ताहम अभी तक वो इसमें नाकाम नजर आ रही है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि हुकूमत अपनी बात से मुकर रही है। हमें बताया गया कि मुलाकात कराना जेल मैनुअल में शामिल नहीं। अगर वाकई हुकूमत इख्तियार रखती है तो बानी PTI से मुलाकात कराई जाए, मगर जेल ज़राए ने मुख्तलिफ दावा कर दिया है और कहा है कि मंगल और जुमेरात को मुलाकात का दिन है। मुज़ाकराती कमेटी का कोई रुकन या फैमिली मेंबर बानी से मिलने नहीं आया। 1.5 साल में पहली बार बानी चेयरमैन ने मुलाकात का दिन तन्हाई से गुजारा। इसके साथ साथ मुज़ाकरात के मामले पर भी हुकूमत और PTI के दरमियान बयानबाजी का सिलसिला जारी है। PTI सोशल मीडिया पर एक नया बयानिया बना रही है और उसके जरिए यह तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि जनाब मुज़ाकरात की ज़रूरत हुकूमत को है, तहरीक इंसाफ को नहीं है। लेकिन हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी ये कहते हैं कि मुज़ाकरात तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश पर शुरू किए गए हैं। बिल्कुल, और इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं PTI के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब। बहुत शुक्रिया शौकत साहब आपके वक्त का। आपसे जानना चाहेंगे, बानी PTI से मुलाकात के हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि मंगल और जुमेरात मुलाकात के दिन हैं, मगर तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी का कोई रुकन या फैमिली मेंबर बानी PTI से मिलने नहीं आया। आपको इसकी क्या वजह नज़र आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कोई वजह की बात नहीं है। मेरे ख्याल से जो मुज़ाकराती कमेटी है वो कई दिनों से लगी हुई है कि वो किसी तरीके से इमरान खान के साथ उनकी मुलाकात हो जाए, लेकिन मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही और यही वजह है। इंडिविजुअल तो मुलाकात हो जाती है, जिस तरह अली अमीन गंडापुर साहब ने कल कहा, उनकी मुलाकात हो जाती है, या कोई एक और इस तरह जो वकील होते हैं जो वहाँ पे कोई केस होता है अडियाला जेल के अंदर, वहाँ वकील मुलाकात के लिए जाते हैं तो उनकी मुलाकात हो जाए। लेकिन जो कमेटी बनी है मुज़ाकरात की, ये हुकूमत की गैर संजीदगी बता रही है और शायद हुकूमत खौफज़दा है। मुझे तो अंदर से यही लग रहा है कि हुकूमत खौफज़दा है कि शायद ये ना हो कि PTI जो है वो कहीं इस्टेब्लिशमेंट के करीब ना हो जाए, क्योंकि अगर PTI करीब हो गई इस्टेब्लिशमेंट तो इनकी तो छुट्टी हो जाएगी। ये तो बोझ है इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, बहुत बड़ा बोझ है। नून लीग और पीपल्स पार्टी इस वक्त अवाम इनके साथ है नहीं, तो ये शायद अब बैकफुट पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा शौकत साहब, ज़रा फिर ये बता दें हमें कि अब मुज़ाकरात का फ़िलहाल स्टेटस क्या है? क्या मुज़ाकरात के तीसरे दौर के लिए PTI स्पीकर अयाज सादिक की वतन वापसी की मुंतज़िर है या फिर मुज़ाकरात तातुल का शिकार? देखिए, अयाज सादिक साहब ने तो सिर्फ फैसिलिटेट किया था, बिठाया था एक बाकी जो है ना, बाकी तो मुज़ाकराती कमेटियों का अपना शेड्यूल होना चाहिए, अपनी बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि अयाज सादिक साहब का तो ऐसा कोई वो नहीं था कि भाई वो खामखा बैठेंगे इजलास के अंदर। उन्होंने फैसिलिटेट किया था। अब ये इनकी अपनी मर्जी है, लेकिन हुकूमत की जो रवैया है वो गैर संजीदा है। वो नहीं चाह रहे हैं ये जो आवाम को एक और ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं कि जो उड़ान पाकिस्तान हम कर रहे हैं, बड़ी तरक्की हो रही है, ये सारा झूठ है। कहाँ तरक्की हो रही है? जब तक आपकी मतलब अमन और अमान की सूरत हाल मुल्क की बेहतर नहीं होगी, आपकी सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, कौन पागल है कि आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा? तो ये इस हकीकत को जानने की कोशिश होनी चाहिए हुक्मरानों को। लेकिन देखें, इनको इसलिए फिक्र नहीं है कि 27,000 के करब इन्होंने अभी तक 2 सालों में ले लिया और ये शायद चाहते हैं कि कर्जे ले लेके हम मुल्क को चलाएंगे। तो ये तो इनका भी तो एहतसाब होना चाहिए ना कि वो कर्जा कहाँ चले गया। 27 अरब रुपए इस मुल्क के ऊपर लग जाते तो आज पाकिस्तान के आवाम इतनी चीखें मारते, तो ये पैसा कहाँ चला गया, ये भी तो देखना होगा ना। ये तो पहले अलग अलग लूटते थे ये लोग, अब दोनों मिल गए हैं, पीपल्स पार्टी नून लीग, तो अब तो
इतना बड़ा पैसा आया मुल्क के अंदर। सर पंजाब की हद तक तो शौकत साहब नजर आता है कि जो है पीपल्स पार्टी वो अब ताउन करने को तैयार नहीं है और बड़े कुछ संजीदा किस्म के जनाब उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये वाकई ऐसा है या सिर्फ आवाम को दिखाने की हद तक ही है? नहीं, देखिए, पीपल्स पार्टी का मसला है कि शायद उन पे बहुत बड़ा दबाव है जी। ये तो दबाव के तहत आए ना, पीपल्स पार्टी, MQM, ये सारे तो आपको पता है ये दबाव के तहत आए। ये पहली मर्तबा हुआ है कि पीपल्स पार्टी दबाव में आई है, वरना पंजाब के अंदर तो पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं उनका तो सफाया कर दिया है। दूसरी बात ये कि जो हमारी जो वज़ीर आला साहिबा हैं टिकटाकर, वो लोग बड़ा वो कहते हैं जी पंजाब में बहुत तरक्की हो रही है। अब मुझे बताए ना सिर्फ डॉक्टर साहब, जहाँ तक तरक्की की बात है, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट ने भी ये साबित कर दिया है कि 2024 में कितने लोग गरीब हो चुके हैं पाकिस्तान में। मजीद आगे चलते हैं, मुज़ाकरात के हवाले से आपसे जानना चाहूंगी, जो फिलहाल सिचुएशन नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है कि हुकूमत और PTI दोनों एक दूसरे पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। अगर एक दूसरे पर एतमाद नहीं होगा तो मुज़ाकरात आगे कैसे बढ़ सकेंगे? देखिए, आपने वर्ल्ड बैंक की बात की। वर्ल्ड बैंक ने बिल्कुल कहा है कि 1,30,00,000 जो है गुर्बत में और शामिल हैं। तो मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ ना कि 27,000 अरब का कर्जा आपने ले लिया, अब मजीद आप दूसरे लोगों से आप कह रहे हैं, UAE से, उनसे कि जी हमें खुदा के लिए थोड़ा सा और टाइम दे दें। तो आपने किया क्या है? ये जो एस्टेब्लिशमेंट है ये भी जरा सोचे ना कि जिन लोगों को लेकर आए हैं और मुल्क के ऊपर सवार किया है, उन लोगों ने इस मुल्क के साथ क्या किया? कोई 1 रुपए का फायदा दिया है आवाम को? आज तक कोई रिलीफ मिला है? इमरान खान के जाने के बाद कोई एक रिलीफ मुझे बता दे कि इन्होंने आवाम को ये रिलीफ दिया है। तो क्या है इससे मतलब? इन लोगों में ऐसी कौन सी चीज है, क्वालिटी क्या है? यही नवाज शरीफ, यही वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ हमेशा फौज के खिलाफ बातें करते थे, आज वो फौज के कैसे मतलब इतने करीब हो गए? तो मुल्क के लिए बात करनी चाहिए, ये मुज़ाकरात मुल्क के लिए हो रहे हैं, लेकिन अब मसला उनका मुल्क के लिए नहीं है, वो अपने लिए सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इस मुज़ाकरात के नतीजे में PTI जो है वो आगे आ जाए। देखिए, हमने तो बात आपने पहले भी की कि वज़ीर आज़म को या हुकूमत को कहीं ना कहीं ये कंसर्न है कि जनाब वो पीछे ना हो जाएं, आप इस्टेब्लिशमेंट के करीब ना ज़्यादा हो जाएं। लेकिन सर ये किस तरह से मुमकिन है? जिस तरह से इमरान खान साहब के जो ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट आया X पर और आर्मी चीफ पर शदीद तनकीद की गई, वज़ीर आज़म को भी तनकीद का निशाना बनाया गया, तो इस सब में ये कैसे मुमकिन हो सकता है? देखिए, इमरान खान ने जो है ना वो तो एस्टेब्लिशमेंट के करीब नहीं है, मैं तो बता रहा हूँ ना, लेकिन ये खौफजदा हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं मामला दुरुस्त हो जाए। तो इनके तो इसी में फायदा है ना कि इमरान खान जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लगा रहा है और एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के खिलाफ लगा रहा है, लेकिन नुकसान तो मुल्क को हो रहा है ना। इनके ऊपर तो कोई एतमाद ही नहीं कर रहा है। आप देखें ना, आप इस वक्त क्या जो फौज की तरफ से, जो मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ से जो सजाएं हुई, उस पे मुल्क की कितनी सख्त बदनामी हुई। ये लोग जो है ना क्या दिफा कर सके? इनके जो सिफारत खाने खुले हैं, बाहर ममालिक से इतने इन पे आवाजें कसी जा रही हैं, तो इन्होंने कोई जवाब दिया है उसका? वही ISPR को आगे आना पड़ता है, वही जवाब देना पड़ता है उनको। तो भाई क्यों अपने ऊपर से इतना बड़ा बोझ रखा हुआ है आपने? ये लोग जो है ना ये अपना दिफा नहीं कर सकते हैं, तो ये आपका क्या करेंगे? इन्होंने तो डॉक्टर साहब, आपकी बात किसी हद तक ठीक है, हर किसी का अपना एक पर्सपेक्टिव है, लेकिन एक और पर्सपेक्टिव है जो जनरेट किया जा रहा है। हुकूमत इस बारे में बात कर रही है कि तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया पर ये बयानियां बनाने की कोशिश कर रही है कि मुज़ाकरात PTI की नहीं बल्कि हुकूमत की ज़रूरत है। अगर मुज़ाकरात हुकूमत की ज़रूरत है तो बानी PTI ने 5 दिसंबर को मुज़ाकराती कमेटी बनाने का मकसद उनका क्या था बेसिकली? नहीं, डेफिनेटली ज़रूरत तो हुकूमत की होती है ना। इस वक्त जो मुश्किलात हैं, माशी मुश्किलात हैं, ये जो अपने आप को माशी टाइगर बनाने के दावे कर रहे हैं, तो मुझे बताएं कि ग्रोथ रेट हमारे दौर में 6% था, 6.2 पे चला गया था। आज तरक्की का जो शरह है वो तो 2 से भी आगे नहीं बढ़ रही है। तो ये कौन सा उड़ान पाकिस्तान बना रहा है? ये क्यों लोगों को धोखा दे रहे हैं? और एस्टेब्लिशमेंट क्यों धोखा हो रही है इसमें? मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखिए, हम सबका पाकिस्तान है, अमन अमान की सूरत हाल अवली तरजीह होनी चाहिए, फिर उसके बाद माशी सूरत हाल जो है वो बेहतर होनी चाहिए। तो ये कैसे आएगा? ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए ना कि हमें करना क्या है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जुमात है तहरीक इंसाफ, वो कैसे उसको नजरअंदाज कर सकते?
अगर आप कहें कि ये सारे दहशतगर्द हैं तो फिर सबको मार दो, फिर किस लिए इंतजार कर रहे हो? लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो मेरे ख्याल से इस वक्त जो बेनिफिशियरी है सबसे बड़ी वो है नून लीग। पंजाब में भी उन्होंने हुकूमत बनाई है फॉर्म 47 के तहत, मरकज में भी उनकी हुकूमत है। इनको पता है कि अगर हुकूमत से हम जाते हैं तो आगे पीछे कुछ भी नहीं है, फिर खाई खाई नजर आएगी इनको। तो इसलिए ये चिपके हुए गवर्नमेंट के साथ, लेकिन हुकूमत जो है वो सोच नहीं रही है। पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, ये भी जरा सोचे। अच्छा शौकत साहब, इंतज़ार की आपने बात की, ज़रा लास्टली हमें ये भी बता दीजिएगा कि आखिर कब तक तहरीक इंसाफ अपने तहरीरी मुतालिबात हुकूमत के साथ शेयर कर देगी? ये तो जब भी मीटिंग बुलाई है, खान साहब ने तो कह दिया है। देखिए इतनी बड़ी लचक दिखा रही है ना गवर्नमेंट के आगे तहरीक इंसाफ, कितनी बड़ी लचक है ये। लेकिन इसके बावजूद ये तो एक्सपोज हो रही है ना हुकूमत, क्योंकि यही कहती थी कि देखें पीपल्स तहरीक इंसाफ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से तो बात करना चाहती है लेकिन सियासी लोगों से नहीं करना चाहती। वो हम इसलिए नहीं करना चाहते थे कि इमरान खान कहते थे कि इनके पास इख्तियार ही नहीं है। आज साबित हो रहा है। आज हम कह रहे हैं कि जी आओ मुज़ाकरात करें, ये भाग रहे हैं। तो सारी दुनिया को पता चल गया कि ये सियासी लोग नहीं है, ये तो बोने हैं, सियासी बोने हैं। और इनके पास कुछ है भी नहीं देने को, ना इनके पास कोई इख्तियार है। तो ठीक है, सारा मसला जो है वो इख्तियार का है। शौकत यूसुफजई साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। और जनाब मुज़ाकरा जिस तरह से भी हैं ये आगे बढ़ने चाहिए, और जो इख्तियारात वाली बात है उस पर भी अब देखना है कि हुकूमत के पास क्या वाकई इख्तियारात का मसला है या फिर जानबूझकर जो है वो लेतो लाल से काम लिया जा रहा है, मुलाकात नहीं करवाई जा रही। अलबत्ता उम्मीद सबको यही है कि सियासी इस्तेहकाम इसी सूरत मुमकिन है कि मुज़ाकरात जो है ये आगे बढ़ सकें और जो सारी जमातें हैं वो मेज़ पर बैठ के मसाइल का हल निकाल सके। इसी के साथ ही प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में दोबारा से आपको खुशामदीद कहते हैं। आपने तफरीही मकामात पर अक्सर मर्द टूर गाइड देखे हैं, मगर आज हम आपको खातून टूर गाइड से मिलवाते हैं जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाके से है और वो अपने सूबे का मुस्बत और खूबसूरत इमेज दुनिया में पेश कर रही हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मारिया खान की, जो कि खैबर पख्तूनख्वा की पहली प्रोफेशनल और लाइसेंस याफ्ता टूर गाइड हैं। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों को सूबे के तफरीही मकामात की सैर करवाती हैं और उन्हें गाइड भी करती हैं और साथ साथ उन्हें तारीखी मालूमात भी फराहम करती हैं। मारिया खान अपनी बेहतरीन कारकर्दगी पर सूबाई महकमा सयाहत की जानिब से टूर गाइड का अवार्ड भी अपने नाम कर चुकी हैं। आइए मारिया खान से बात करते हैं। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान मारिया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मारिया, सबसे पहले बताइएगा कि टूर गाइड आम तौर पे हम मर्दों को देखते हैं, आप खातून हैं, ऊपर से आपका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। टूरिज्म और सियाहत की तरफ से अगर हम बात करें तो किस तरह इंटरेस्ट आपका इस फील्ड के अंदर जनरेट हुआ? मुझे तो ट्रैवल का बचपन से शौक़ था। बस हर वक्त दिल करता था कि घर से निकलूं, और माहौल ऐसा था कि उस टाइम पे मुझे लगता था शायद जो पायलट्स वगैरह होते हैं या जो बस यही ट्रैवल करते हैं, इसके अलावा और कोई ट्रैवल नहीं करता। लेकिन वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता आइडिया होता गया कि नहीं, यहाँ पे भी ट्रैवल हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है। तो बस साथ साथ ये इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि मुझे अब ये काम भी शुरू कर लेना चाहिए। अच्छा मारिया, ये बताएं कि टूर गाइड बनने का आपका जो मकसद था ये सिर्फ सैर व सयाहत ही था इसके पीछे? क्योंकि हम देखते हैं कि जहाँ से आपका ताल्लुक है बड़ा कंजर्वेटिव सोसाइटी है और बड़ा मुश्किल होता है। जी पहले तो मेरा ऐसा कोई आइडिया नहीं था कि मतलब ना ही ऐसा कोई इरादा था कि मैं टूर गाइड बनूंगी। लेकिन मैंने जैसे कि बताया, पहले मैं ना डिफरेंट ग्रुप्स के साथ जाया करती थी टूर्स पे। यूनिवर्सिटी का जो भी ट्रिप हुआ करता था तो मैं कोशिश करती थी कि मैं लाजमी इसके साथ जाऊँ, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। तो उसके बाद जब डिफरेंट ग्रुप्स के साथ जाती थी, जैसे ये अनाउंस वगैरह करते हैं ना इंटरनेट पे कि फलां जगह ग्रुप जा रहा है, तो उसके कुछ चार्जेस वगैरह होते थे। तो वहाँ से मुझे आहिस्ता आहिस्ता आइडिया हो गया कि ये मुझे भी ये काम शुरू कर लेना चाहिए, मैं भी कर सकती हूँ। कंजर्वेटिव सोसाइटी है हमारी, मतलब मेरी फैमिली में भी थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता कोशिश की तो मैं इस फील्ड में आगे निकल गई। अच्छा मारिया, अब तक आपका एज अ टूर गाइड एक्सपीरियंस कैसा रहा है? और मुझे साथ ही साथ ये भी बताइए, आप इसको एज अ पैशन के तौर पे कर रही हैं या इसको आप एज अ फील्ड अपनाएंगी?
मैं तो एज अ जो मेरा प्रोफेशन है वो तो आर्कियोलॉजी है, ये मेरा पैशन है। हाँ। लेकिन मैं साथ साथ उसको भी लेके चल रही हूँ, लेकिन मेरा जो पैशन है वो मेरा जो प्रोफेशन है उस पर ज़्यादा हावी है। अच्छा। तो मेरी कोशिश है कि मैं इसको आगे लेके चलूँ। अच्छा, तो मारिया हमें ये बताएं कि फिर आपका ये जो शौक है, इसमें आपको इसकी तकमील में कौन कौन सी मुश्किलात, कौन कौन से चैलेंजेस सामना करना पड़ा उनका, और सबसे बड़ा चैलेंज आपको याद है कौन सा था? मुश्किलात तो मुझे बहुत ज़्यादा पेश आई हैं। सबसे पहले तो केपी से एक फ़ीमेल का होना, लाइक वहाँ पे मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, तो वहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कोई और फीमेल है, मे भी होंगी लेकिन रजिस्टर्ड अभी तक कोई है नहीं। तो एक तो ये था कि जो मेरे अच्छे कोलीग्स थे उनको भी एक टाइम बाद यूँ लगने लगा कि ये तो अब हमारा इसके साथ ना एक कंपटीशन स्टार्ट हो गया है। तो वहाँ पे मुझे थोड़े से हर्डल्स आए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। इसके अलावा हमारी सोसाइटी में जब कोई फीमेल होती है तो और इस तरह फील्ड में काम कर रही होती है जी। तो हर एक को लगता है कि ये शायद ओपन है हर एक के लिए। तो इस चीज़ में मुझे बड़ा मसला होता है अक्सर लोगों की, हर तरह के लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन होता है, तो ये चीज़ें काफ़ी सामने आती हैं। अच्छा मारिया, आप एज अ टूर गाइड काम करती हैं तो बड़े मज़े के एक्सपीरियंसेस होते होंगे, वाक़ये होते होंगे जो आप इंजॉय भी करती होंगी, कोई हमारे साथ शेयर करना चाहें? मेरे साथ तो बहुत ब्लंडर्स होते हैं, बहुत कुछ होता है। मैं अक्सर शेयर भी करती हूँ। प्रिसाइजली शेयर कीजिए। हाँ, मेरे साथ एक मरतबा हुआ था, हम लोग कैंपिंग के लिए गए थे तो 4000 मीटर्स पे था, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी थी और हमने जो लोकल टूर गाइड्स थे वो हमें बता रहे थे कि यहाँ पे ना रात को जानवर वगैरह निकल आते हैं। अच्छा। तो मैं सो गई, सब लोग जाग रहे थे, बाहर कैंपिंग कर रहे थे, तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से मेरी आंख खुल गई, तो मुझे लगा मेरे दोनों हाथ कोई काट के ले गया। ओहो। तो मैंने चीखना शुरू किया, मैंने कहा मेरे हाथ कोई ले गया, तो वो सबको लगा शायद कोई शेर आया था, कोई चीज़ आई थी जो इसके हाथ काट के ले गया, तो वो सब डर गए। तो ऐसे मेरे साथ ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा। अच्छा मारिया, ये भी बताएं कि अब जो गैर मुल्की सयाह हैं उन्हें भी आप गाइड करती हैं, उनके क्या तासुरात होते हैं पाकिस्तान की खूबसूरती को देख? ज़्यादातर जो गैर मुल्की आते हैं वो तो पहले तो हम उन पे जिस तरह से उनके साथ इंटरनेट वगैरह पे बातचीत करते हैं, तो उनका ये होता है कि उनकी लिस्ट में पाकिस्तान ज़रूर होता है, जो खूबसूरती वो इंटरनेट पे देखते हैं। लेकिन एक तरफ से उनको एक डर भी होता है कि जो ज़ाहिर बात है नेगेटिव प्रोपेगेंडा होता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो यहाँ आने के बाद हर एक का यही रिव्यू होता है कि जो हमारे माइंड में था वैसा कुछ नहीं है। अच्छा। और ये दुनिया के खूबसूरत तरीन ममालिक में से। ज़बरदस्त। अच्छा मारिया, ये भी बताइए जो इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं उनकी फेवरेट जगह मोस्टली कौन सी होती है? हर एक की अपनी फेवरेट, लेकिन ज्यादा कोई एक स्पेसिफिक होती है ना कि आपके कि यार इस जगह के बारे में तो हर कोई जानना चाहता है, देखना चाहता है। ज़्यादातर जो फॉरेनर्स आते हैं वो जो इंटरनेट पे भी रिसर्च करते हैं वो ज़्यादातर हुंजा को पसंद करते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। ठीक हो गया मारिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और नाज़रीन, आपने सुनी मारिया की वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी एज अ खातून, वो टूर गाइड एक्सप्लेन करती हैं लोगों को जगहों के बारे में, पाकिस्तान की खूबसूरती के बारे में। आप प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और पाकिस्तान ने खेल के मैदान में कई आलमी चैंपियन पैदा किए हैं। और अगर बात की जाए स्क्वॉश की तो ये वो खेल है जिसमें पाकिस्तान ने दुनिया भर में अपनी धाक बिठाई। जहांगीर खान और जानशेर खान जैसे अजीम खिलाड़ी दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान बने। आज भी हमारे साथ एक ऐसी ही होनहार स्क्वॉश प्लेयर मौजूद हैं जिन्होंने यूएस ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप अंडर 13 की सिंगल गर्ल्स कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतकर न सिर्फ मुल्क का नाम रोशन किया बल्कि ये एजाज हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी प्लेयर भी बन गई हैं। तो उन्हें वेलकम कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है मानूर अली। मानूर, सबसे पहले तो हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, हमारी टीम की तरफ से, चैनल की तरफ से। आप पाकिस्तान की पहली फीमेल स्क्वॉश प्लेयर हैं जिन्होंने यूएस जूनियर ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है। कितना यकीन था आपको अपनी जीत का और अब कैसा फील कर रही हैं आप? बहुत खुश हूँ और मैं यकीन नहीं कर सकती कि मैं इतना बड़ा टाइटल अपने नाम कर सकती। और बहुत अच्छी प्लेयर्स थी, पूरे अराउंड ऑफ द वर्ल्ड आई थी, एशिया से, यूरोप से टॉप प्लेयर्स आई थी जिनसे मैं खेली और जिनसे मैं जीती। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, मैं बहुत खुश हूँ। बिल्कुल ठीक। ये भी बताइए, आपने स्क्वॉश खेलना कब शुरू किया और क्या किसी से मुतासिर होकर इस खेल में आई थी या खुद ब खुद ही शौक हुआ? मैं 5 साल से जो है तो स्क्वॉश, मेरे 5 साल हो गए मैं स्क्वॉश खेलती आ रही हूँ। और मैंने अपनी बड़ी बहन को, बड़े भाई को देखते हुए खेला,
जो मुझे फिर स्क्वॉश बहुत पसंद आया आगे जाके, तो मैंने फिर बहुत मेहनत की इसके लिए और बहुत कोशिश की ताकि मैं जो टॉप 10 की प्लेयर बन सकूँ पाकिस्तान में भी इंटरनेशनल। ऑडियंस को ये भी बता दें कि अब महानूर आखिर कौन सी क्लास में पढ़ती हैं और फिर पढ़ाई के साथ गेम को कैसे मैनेज कर लेती हैं? मैं जो है तो अभी 7th ग्रेड में हूँ और मैंने अभी स्क्वॉश जो है तो 5 to 4 आवर्स में डेली प्रैक्टिस करती हूँ, जिसमें मुख्तलिफ सेशंस होते हैं मेरे। फिजिकल अलग होता है सेशन मेरा और जो है तो कोर ट्रेनिंग अलग होती है, तो फिर स्कूल मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ। और मैं जैसे ही अपनी ट्रेनिंग खत्म करती हूँ तो फिर मैं अपनी होम स्कूलिंग करती हूँ, जो मैं मतलब घर में ज़्यादातर पढ़ती हूँ। क्या बात है। ये छोटी सी प्यारी सी महानूर अपनी कामयाबी का क्रेडिट किसको देती है? अपनी कोच को, फैमिली को, या अपनी मेहनत को? बस मैं ये सारा क्रेडिट पहले तो अपना स्पॉन्सर को दूंगी, इन्हें मुझे इतना सपोर्ट किया और इंटरनेशनल सतह पे खेलने का मौका दिया, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर मैं जितनी भी अच्छी प्लेयर होती, अगर मुझे मौका ना मिलता इंटरनेशनल परफॉर्म करने का, तो मैं नहीं जीत पाती और ना ही अच्छे परफॉर्म कर पाती। तो मैं थैंक्स स्पार्क फाउंडेशन को करूंगी जिन्होंने सपोर्ट किया, स्पॉन्सर किया इस टूर्नामेंट के लिए। फिर मैं अपनी थैंक्स अपने पेरेंट्स को कहूँगी जिन्होंने मुझे अपनी ट्रैवलिंग में हेल्प की, मेरी मैच से पहले मेरी डाइट पे फोकस किया, मेरे मम्मा पापा को। फिर उसके बाद अपने कोचेस को जिन्हें मुझे थ्रू आउट द मैच सपोर्ट किया और मुझे बैकअप किया और मुझे गाइडेंस दी, तो मैं बहुत खुश हूँ इन सब के लिए। और मैं चाहती हूँ कि आगे भी इंशाल्लाह मुझे सपोर्ट करें। महानूर, ये भी बताएं, ये कामयाबी जो आपने इतनी बड़ी हासिल की है, इसके बाद हुकूमत की जानिब से भी आपकी पजीराई की गई, दादो तहसीन दी गई और कोई सपोर्ट की यकीन दहानी कराई गई? बिल्कुल नहीं। मैं कल जो है तो एयरपोर्ट पे आई, एयरपोर्ट पे लिए सिर्फ मेरे फैमिली थे, मेरी फ्रेंड्स थे और अच्छा। मेरे जो है तो स्क्वाड जितने भी फ्रेंड्स हैं, मेरे कोच आए थे। तो मैं कहूँगी कि और हमारे जो फेडरेशन से एक हमारे ग्रुप कैप्टन आए थे, तो मैं कहूँगी मैं बहुत जो है तो डिसअपॉइंट हुई। और क्योंकि मैं पहली खातून पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल टाइटल्स ले रही है और जो है तो पहली जिसने यूएस जूनियर ओपन जीता अंडर 13 कैटेगरी में, तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई। मैं चाहती हूँ कि वो हमें सपोर्ट करे और इंशाल्लाह देखते हैं अगर वो करते हैं। चलें महानूर, हम आपको यही कहेंगे, इतना डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं, आगे बहुत सारी मंजिलें हैं। आने वाले दिनों में आपके प्लान्स क्या हैं और मज़ीद किन मुकाबलों की तैयारी कर रही हैं, ये हमारे साथ शेयर कीजिए। मैं अभी इंशाल्लाह ट्रेनिंग करूंगी। आगे जो है तो नेशनल गेम्स आ रहे हैं, जो कि बहुत ही साल के कहूँगी कि नेशनल गेम्स बहुत बड़ी बात है और पार्टिसिपेट भी करूँ। पिछले साल मैंने पार्टिसिपेट किया था लेकिन मैं हार गई थी। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं या तो वही सेम मिस्टेक्स ना रिपीट करूँ और मैं कोशिश करूंगी जो मिस्टेक्स मैंने अपने टूर्नामेंट्स में किए हैं उन पे भी मैं अभी वर्क करूंगी और उन्हें मैं ठीक करने की कोशिश करूंगी। और मैं और भी स्ट्रेंथिंग की जो है अपनी प्रैक्टिस करूंगी। और आगे मेरे टूर्नामेंट्स आ रहे हैं बहुत, लेकिन अभी तक कुछ प्लान नहीं है, इसके लिए मैं अभी स्टिल ट्रेनिंग करूँ। बहुत शुक्रिया महानूर, आपकी मौजूदगी का, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और महानूर, इतना डिसअपॉइंट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है उज़ैर, इस तरह ये हमारे मुल्क का असासा है, पोटेंशियल है, टैलेंट है, इसको सपोर्ट करने की, इनकरेज करने की, इनको प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है ताकि ये मजीद पाकिस्तान का नाम रोशन करे। और अभी तो बड़ा लंबा सफ़र बाकी है महानूर का। देखें अभी आगाज़ इतना अच्छा है और आप उनकी गेम देखें कितना बाहर उसको अरशद नदीम के बाद मुझे ऐसा लगता है इनको सपोर्ट करने की और देखें ना, फिर आप जब किसी पे नवाजिशात करने पे हुकूमत आती है तो जनाब फिर सारी हुकूमतें एक पर ही नवाजिश करती हैं। बाकी जो प्लेयर्स हैं उनका भी ख्याल किसी ने करना है, तो जनाब उन पर भी जरा कोई नजर करम फरमाएं ताकि वो भी थोड़ा सा हौसला महसूस करें, उन्हें पता हो उनकी हुकूमत उनके पीछे खड़ी है जनाब, और उन्होंने जो है ना मजीद अच्छी कारकर्दगी दिखानी, अच्छा काम करना है। तो अभी वक्त है छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। हमारे कान इंतहाई हसास होते हैं और थोड़े से इन्फेक्शन और एलर्जी से भी इनमें मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। कानों की बहुत सी बीमारियां हैं और इनका इलाज भी मौजूद है, मगर आमतौर पर लोगों को कानों में शोर की आवाज़ें आने लगती हैं या फिर उनमें घंटियां बजने की शिकायत होती है, जो कि बाज़ मरतबा डिप्रेशन का सबब भी बनती है। माहिरीन के मुताबिक कानों में मुसलसल शोर की बीमारी, मेडिकल टर्म में इसको टिनाइटिस कहा जाता है, और इस बीमारी का सामना दुनिया भर में करोड़ों इंसान को होता है। आज के इस हेल्थ सेगमेंट में हम जानने की कोशिश करेंगे बेसिकली टिनाइटिस है क्या, इसका इलाज क्या है, वजूहात क्या होती हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में ENT स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर राशिद ज़िया साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का डॉक्टर साहब।
सबसे पहला डेफिनेशन ही जानना चाहूँगी, हमारे नाजरीन के लिए बताइए, टिनाइटिस है क्या? कानों की ये जो बीमारी है ये किस हद तक, किस वजह से होती है, इलाज क्या है, वजूहात क्या है? थैंक यू वेरी मच। कानों में शोर मुख्तलिफ किस्म का होता है, इसको टिनाइटिस भी कहा जाता है। ठीक है। लेकिन इसकी जो है सबसे ज़्यादा कि खुद जो पेशेंट है, सब्जेक्ट है, उसको फील आती है। साथ वालों को बिल्कुल आवाज़ नहीं होती। एक्चुअली आवाज़ वो उनके ब्रेन के इंटरनल हिस्से से, जिसको इनर ईयर कहते हैं, कान का जो कनेक्शन ब्रेन के साथ है, वहाँ से ये प्रोड्यूस होती है। मोस्ट ऑफन उसको कॉक्लिया कहा जाता है, वहाँ से होता है। या ब्रेन के कुछ सेल जो सुनने के मुतल्लिक हैं, वहाँ पे डिरेंजमेंट हो जाती है, डिफेक्ट आ जाता है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। ठीक है। और जिस भी वजह से कान बंद होगा उससे ये टिनाइटिस हो सकता है। इन्फेक्शन से हो सकता है, चोट लगने से हो मोस्टली सकता कौन सी है। वजूहात हैं इसकी? बहुत सारी अद्वियात हैं जिससे हो सकता है। कान पे थप्पड़ लग जाए, चोट लग जाए, हो। या एक्यूस्टिक ट्रॉमा एक वर्ड सुनेंगे कि बंदा गया था किसी की शादी पे गलती से, तो वहाँ किसी ने 2 पटाखे उसके कान के पास चला दिए। ओहो। अब सारी उम्र पटाखे उसके कान से आ रहे हैं क्योंकि कुछ सेल उसके डैमेज हो गए। हम ज़रा आज़ाद कौम हैं और ज़्यादा ही आज़ाद हैं। हम तो शादियों पे ऐसे ऐसे काम भी कर जाते हैं जो वन हैज़ टू पे द प्राइस। फायरिंग हो रही है, कुछ और हो रही है, कुछ लोग आर्टिलरी से मुतल्लिक हैं। अगर बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं बेटे जिनमें ये अगर शोर ज़्यादा है 90-100 डेसिबल से ज़्यादा, और उनको ईयर प्लग दिए जाते हैं, ईयर मफ या ईयर प्लग। अगर वो फैक्ट्री के लोग वर्कर यूज़ नहीं कर रहे ईयर प्लग, ईयर मफ, तो उनको बिल्कुल ऐसे टिनाइटिस, कान से आवाज़ें आ सकती हैं। और एक दफ़ा शुरू हो जाए, फर्स्ट फ्यू वीक्स में ट्रीट ना किया जाए तो ये चीज़ इंतहाई तकलीफ़ दे हो जाती है। और ये साइलेंस में, क्वाइटनेस में, जब शोर नहीं होता, बिल्कुल सुकून होता है, स्पेशली एट नाइट, जब एनवायरनमेंट एम्बियंस का बिल्कुल उस वक्त बहुत ज़्यादा होती है, और एंट्री इनटू स्लीप बिकम्स अ रियल ट्रबल। और हत्ता कि इतनी अजाब दे है कि कुछ लोग सुइसाइड का सोचना शुरू कर देते हैं। हर वो चीज़ जो ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ाएगी, चाय है, कॉफ़ी है, स्मोकिंग है, इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और हसास लोगों का तो ये एक इंतहाई तकलीफ दे मसला हो जाएगा। हर वो चीज़ जो आपके नॉर्मल लाइफ को सुकून देती है, स्लीप एंड स्माइल। सो रिस्पेक्ट योर स्लीप एंड स्माइल। तीसरी चीज़ की ज़रूरत है तो एक्सरसाइज की ज़रूरत। यही हमने एज अ कॉम, वी आर यूनाइटेड, वी आर वन नेशन, वी आर ग्रेट आर्मी। हमने मिल के अपनी स्माइल को आम करना है, स्लीप बेहतर करनी है। जिसने डेली एक्सरसाइज की, ही इज़ द बेस्ट सिटीजन। उससे टॉलरेंस बढ़ती है। सादा सी ग़िज़ा और एक्सरसाइज इंसान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ को दुआम भी बख्शती है और सुपर और बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है अब्रॉड में। अगर हम देखें तो कोई आपको नहीं भी जानता, स्ट्रेंजर भी है, तो वो स्माइल पास करके तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, दिन एक अच्छा हो जाता है इंसान का। अपने मौजू पर वापस आते हैं। सर ये बताएं कि ये जो टिनाइटिस है, इसका ताल्लुक बढ़ती उम्र के साथ होता है या फिर नौजवानों में भी ये देखने को मिलता है? ये हर एज में हो सकता है। अच्छा। इन्फेक्शन से, ट्रामा से, जैसे हमने शोर से कहा, बहुत ऊंची कंसर्ट सुनने से। आजकल WHO ने पिछले काफ़ी सालों से स्मार्टफोन, एंड्रॉयड, ये एक अजाब है। ये बच्चों के लिए तो इसका एक्सपोजर मिनिमम होना चाहिए। खुद से एक बहुत बड़ी वजह है टिनाइटिस की, और आगे चल के शायद ये कान के साथ ये गैजेट नहीं लगाना। तो डॉक्टर साहब, हम तो देखते हैं हर कोई जो है ना, फैशन के तौर पे भी या ज़रूरत के तौर पे भी ईयरबड्स जो है वो कान में लगा के फिर रहा होता है। ये कितने नुकसानदेह होते हैं? कम से कम यूज़ किया जाए। एक्सपोजर टाइम कम होना चाहिए ताकि आपकी रिलैक्सिंग टाइम, आपके सेल डैमेज भी हों तो शुरू में एहतियात कर ली जाए, दिखा लिया जाए, तो ये 100% रिकवरेबल। इस चीज़ को आप फिर लंबी देर हो जाए तो कंट्रोल कर सकते हैं, फिर ख़त्म नहीं कर सकते आप। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ऑफ द रिकॉर्ड एक गुफ्तगू कर रहे थे कान की बीमारी के हवाले से कि कान की सफाई कैसे करनी चाहिए। मेरा सवाल था डॉक्टर साहब से, जिसपे डॉक्टर साहब ने बड़े मजे का जवाब दिया था। मुख्तलिफ अंदाज देखे हैं सफाई करने के। चाहूंगी वही जवाब आप हमारे नाजरीन के साथ भी शेयर करें। कान की सफाई कैसे करनी चाहिए? कान की और आँख की सफाई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये ऑटोमेटेड है। इसको आप सिंपल वर्ड में मंकी बिजनेस समझें। वो क्या है? खातून फारग है घर में, मियाँ बीवी फारग हैं, या
एक खातून है, उसको आदत है बचपन से, उसकी मामा को देखा है कि कान साफ करने हैं, अपने भी करेगी, हस्बैंड काबू आ गया उसके भी करेगी, बेबी मिल गया तो बिल्कुल उसको तो पकड़ के, बिकॉज वी हैव एम्पल टाइम, रिलैक्सिंग टाइम, तो आप जो काबू आपके आया उसकी सफाई। देखिए पूरी दुनिया में आपको हर सिंपल सी जगह पे भी 3 टॉवल दिए जाते हैं, हैंड टॉवल, फेस टॉवल, बॉडी टॉवल। हमारा तो भाई साहब टॉवल भी मुश्किल से एक होता है और हम पूरे जिस्म पे फेरते फिर फेस पे ले आते हैं। सिर्फ फेस को पहले थोड़ा सा क्लीन कर लें या नीचे को यूज़ करें और सिर्फ कान की साइड पे रख के थोड़ा सा हिला देना वज़ू के बाद, नमाज पढ़ने के बाद, बाथ लेने का, इससे ज़्यादा किसी सफाई की ज़रूरत नहीं। ये छोटा सा आयल इंतहाई ज़रूरी है कान की नॉर्मल एक्टिविटी के लिए। ये एज अ लुब्रिकेंट भी काम करता है, ये जरासीम से बचाता भी है, ये एंटीसेप्टिक भी है, ये खुद ही बाहर, जैसे हमारे स्किन आहिस्ता आहिस्ता झड़ रही है बहुत स्लो पेस से, ये फ्लेक्स की सूरत में हमारे कानों से खुद ही बाहर आ रहा है। इसलिए किसी सफाई की और बथेरे काम करने के, हाँ जी, कान की सफाई डॉक्टर साहब, ये ना जो लोग कानों में ऑयल डाल रहे होते हैं या कोई ना कोई इस तरह की चीज़ें, उन्हें क्या आप कहना चाहेंगे, उन्हें क्या मैसेज देंगे? ये टू सम एक्सटेंट साइंस इसको कहती है कि जिसको बहुत थोड़े लोग हैं 10% जिसको इचिंग बहुत होती है, ड्राई स्किन है, ऑयल बहुत कम होता है जी, वो फोर्टनाइटली, मंथली, महीने में 1 दफ़ा या महीने में मैक्सिमम 2 दफ़ा 2 or 3 ड्रॉप्स कोई भी ऑयल, मेडिकल साइंस ओनली बिलीव्स इन ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, 2-3 ड्रॉप्स बाथरूम में रख छोड़े एक शीशी में, उसमें कॉटन बड के साथ लगा के आउटर साइड पे थोड़ा सा टच कर दें उसको, या 2-3 ड्रॉप से ज़्यादा ना डालें, और वेरी इनफ्रीक्वेंटली लाइक मंथली यू कैन, दिस इज़ अलाउड। हमारे सिंपल यहाँ पे सरसों का तेल है, दैट्स इक्वली गुड, इफ इट्स क्लीन इट्स इक्वली गुड। तो 1 से 2 ड्रॉप्स डालें। हाँ, वो भी कभी कभी, ये कोई रेगुलर बिजनेस नहीं होना चाहिए। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। डॉक्टर साहब बताइए, बच्चों के मसाइल के हवाले से उनको भी कानों के काफ़ी इश्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चों को रेशा हो जाता है, सीजनल इश्यूज हो जाते हैं, फिर उनका नज़ला ज़ुकाम का जो एक प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चे सेंसिटिव होते हैं, इम्यूनिटी उस तरह स्ट्रॉन्ग नहीं होती, उस बारे में क्या कहेंगे? ये सबसे बड़ा मसला आपने ना जी, छोटा बच्चा जब मामा के पास होता है, प्रेगनेंसी में अद्वियात ना लीजिए। प्रेगनेंसी में इन्फेक्शन को बिल्कुल सिंपल तरीके से कंट्रोल किया जाए। पैनाडॉल या इस तरह की चीज़ें भी नहीं ले वो सकते, डॉक्टर को पूछ के ही लें, बिल्कुल ठीक। क्योंकि प्रेगनेंसी में कई दफ़ा शुगर हाई होता है और इन चीज़ों का ख्याल सिर्फ बड़ा बार बार अपनी डॉक्टर गायनाकोलॉजिस्ट से इन टच रहा जाए। और यूं ही बच्चा दुनिया में आए, तो जो बच्चा 6 माह से पहले साफ लफ्ज़ नहीं बोलना शुरू करता, फर्स्ट बर्थडे पे 1 साल की उम्र तक सिंगल वर्ड मामा, बाबा, अटरेंस लोकल लैंग्वेज में, माँ की लैंग्वेज में नहीं बोलना शुरू कर दिया, पेरेंट्स शुड बी वेरी वरीड। उनको स्वेट करना चाहिए, इस बच्चे का फ़ौरन इलाज करना चाहिए। WHO का ख्याल है कि 6 मंथ से पहले अगर डिटेक्ट हो जाए आई की या कानों की स्मार्ट की डेफिशिएंसी, उसको ऑलमोस्ट 100% ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक। एक दफ़ा बच्चा अगर लैंग्वेज गलत सीख ले, साइन लैंग्वेज सीख ले, बोलने में डिस्टर्बेंस आ जाए, बोल चाल में तब्दीली आ जाए, या ततलाना शुरू कर दिए, या उसकी लफ्ज़ साफ नहीं है, या उसने माँ से चीज़ लेने के लिए इशारे शुरू कर दिए, उसको एक नॉर्मल पाथ पे लाने के लिए एज मेट के साथ नॉर्मल स्कूल में जाने में काफ़ी दुश्वारी होगी। और फिर भी ठीक नहीं हो रहा, बहुत सारे एरर्स आते हैं ब्रेन में, ब्रेन के कुछ डिफेक्ट्स आते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जो कि बहुत आम हो गया, बहुत तेजी से फैल रहा है आजकल। एग्जैक्टली, फिर मेल चाइल्ड में ज़्यादा होता है। थोड़ा सा भी फिक्रमंद हो बच्चा आपका। डॉक्टर साहब, ये आ जाके पेरेंट्स की जिम्मेदारी आती है कि किस तरह बच्चों को ट्रीट करना है, बच्चों पे नजर रखिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके बच्चे में कोई बिहेवियर इशू आ रहा है, तो उसको फौरन से आइडेंटिफाई किया जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब का एक जुमला सब पर भारी है कि रिस्पेक्ट योर स्लीप एंड स्माइल, दैट्स इट। और प्रोग्राम तो मेरा ख्याल है इसी मुस्कुराहट के साथ एक खबर शामिल कर लें जनाब। आपके साथ दुनिया के अमीर लोगों की खबर शेयर करते हैं। तो अमरीकी जरीदे फोर्ब्स ने दुनिया के अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त जारी की है और इस लिस्ट में पहले नंबर पर टेस्ला, स्पेसएक्स और एक्स के मालिक एलॉन मस्क हैं। वो एक बार फिर से दुनिया के अमीर तरीन शख्स बन गए हैं और उनके करीब अभी तक कोई नहीं पहुंच सका। और एलॉन मस्क की मजमूई दौलत $425 अरब से ज्यादा है। और दूसरे नंबर पर
अमेज़ॉन के मालिक जेफ बेजोस हैं, जिनकी मजमूई दौलत 241 अरब डॉलर है। इस फहरिस्त में तीसरा नंबर मेटा के मालिक मार्क ज़करबर्ग का है, जिनकी मजमूई दौलत 217 अरब डॉलर है। और इसके साथ साथ आपको बताते हैं, अगर दुनिया के अमीर तरीन मुस्लिम शख्सियात की बात की जाए तो इस फहरिस्त में जिस शख्सियत का पहला नंबर है वो आपको चौंका देंगे, क्योंकि इस शख्सियत का नाम है पाकिस्तान से जुड़ा हुआ और मुस्लिम दुनिया के अमीर तरीन शख्स शाहन हैं, जो पाकिस्तानी निसाद अमरीकी शहरी हैं। इनके असासों की मालियत 13.5 अरब डॉलर से ज़्यादा है। और इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर भारतीय मुसलमान अजीम हाशिम हैं, जिनकी दौलत 12 अरब डॉलर है। तो जनाब, ये फिगर जो थे हमने आपके साथ शेयर किए। अब आप सोचें कि आपने इसमें किस तरह से शामिल होना है इस फहरिस्त में, ताकि हम भी आपका नाम अनाउंस करें। आप ये सोचें। हम ब्रेक से वापस आते हैं, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। सूरज की किरणें कलम पे सजा के, अंधेरी राहों में उजाले फैला के, कायद के असम की तस्वीरें हम, इकबाल के ख्वाबों की ताबीरें हम, आसमां ये जहां सर पे है साए नाज़रीन, फोर्सेस स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम पाकिस्तान का एक मारूफ तालीमी इदारा है जो कि मेयारी तालीम के फ़रोग़ में नुमाया किरदार अदा कर रहा है। फोर्सेस स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम ने ना सिर्फ तालीम के जदीद तकाज़ों को अपनाया है, बल्कि तलबा की शख्सियत साजी, नज़्म ज़ब्त और हुब्बुल वतनी जैसे अहम पहलुओं को भी अपने निसाब का हिस्सा बनाया है। फोर्सेस स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम ने आलमी सतह पर भी अपनी शनाख्त बनाई। 2024 में इस इदारे ने दुबई में मुनक्किद होने वाले वर्ल्ड स्कूल समिट में 2 आलमी अवार्ड्स हासिल किए, जिनमें सबसे बेहतर था बेस्ट स्कूल चेन अवार्ड और इसके साथ साथ जो अवार्ड उन्होंने हासिल किया वो था बेस्ट इनोवेटिव स्कूल अवार्ड। ये अवार्ड्स फोर्सेस स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम की तालीमी मैदान में बेहतरीन कारकर्दगी का सबूत है। फोर्सेस स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम का मकसद तलबा को मयारी तालीम फराहम करना और उन्हें मुस्तकबिल के चैलेंजेस के लिए तैयार करना है। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं CEO फोर्सेस स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम बुरैर नज़ीर साहब। सर, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो हमें फोर्सेस स्कूल के आगाज़ के बारे में बता दें, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि स्कूल का क़याम कब अमल में लाया गया, बनाने का मकसद क्या था और ख़ास तौर पर ये जो नाम है ये रखने के पीछे क्या सोच कार फरमा थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जी, जैसे कि आपने पूछा कि फोर्सेस स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम का इब्तिदा कहाँ से हुआ, तो जी इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जनरल आरिफ राइट साहब, जनरल सजाद रसूल साहब, ब्रिगेडियर आफ्ताब साहब, इसी तरह से साद नज़ीर साहब और जो सारी बोर्ड है फोर्सेस स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम का, उसका एक विज़न था कि हमने पाकिस्तान के अंदर तरक्की लेके आनी है और तरक्की लाने के लिए हमने एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाना है जो कि अफोर्डेबल क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल द पीपल पैदा करे और वो बच्चों के ऊपर, उनकी अखलाकियात के ऊपर, उनकी तालीम के ऊपर काम करे और एक ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस करे जो अच्छे इंसान, अच्छे मुसलमान और अच्छे सिटीजन्स पैदा करे। तो उसी के लिए हमने 2020 के अंदर ये सफर वैल्यू एडेड फीचर्स की बात की है। हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि फोर्सेस स्कूल की अब तक की कितनी ब्रांचेस कायम हो चुकी हैं और वो कहाँ पे मौजूद हैं? जी, फोर्सेस स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम की अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 85 प्लस साइंड फ्रेंचाइजेज हैं विद 50 प्लस ऑपरेशनल और इंशाल्लाह इस साल हमारे 20 to 25 और कैंपसेस लाइव हो जाएंगे। उसके अलावा जो आपने साथ सवाल किया कि हमारे इसी तरह से कॉलेजेस भी मौजूद हैं। वी हैव नाउ ओवर 7 प्लस कॉलेजेस विच हैव बीन साइंड और इंशाल्लाह उनमें से भी मल्टीपल कैंपसेस इस साल और लाइव हो जाएंगे। अच्छा सर, ये भी बताइएगा वो कौन सी ऐसी खसूसियात हैं जो कि फोर्सेस स्कूल सिस्टम को बाकी स्कूल से मुमताज़ बनाती हैं और क्या यहाँ पर बच्चों की तालीम के साथ साथ उनकी तरबियत का भी ख़ास एहतमाम किया गया है?
जी, फोर्सेस स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम के अंदर जो हमने बेसिक यूएसपीज़ या यूनिक सेलिंग पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं, उसमें हमने बच्चों के ऊपर ख़ास तौर पे काम किया है पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड ग्रूमिंग के ऊपर। वीव इंट्रोड्यूस्ड अ मोरल साइंसेस प्रोग्राम, वीव इंट्रोड्यूस्ड अ फोर्सेस शेडो प्रोग्राम। इसी तरह से हमने सिंगल नेशनल करिकुलम के आने से पहले तफहीमुद्दीन के ऊपर भी काम शुरू किया था। इस साल वी ब्रॉट इन अ फ्यू मोर फीचर्स। इस वक्त हम बच्चों को कैडेट कॉलेज में इंडक्ट करने के लिए बच्चों की स्पेशल ट्रेनिंग्स, ताकि जो हमारे बच्चों का और हमारे मुल्क के अवाम का एक ख़ास लगाव है अपनी फोर्सेस के साथ, तो उसके लिए हम बच्चों को स्पेशल ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो हमारे कैडेट कॉलेजेस में अच्छे एडमिशन हासिल कर सकें और करियर ऑफिसर्स बन सकें। क्या बात है, साथ वी आर वर्किंग ऑन एआई इनिशिएटिव है और आपका। मैं आपसे जानना चाहूंगी फोर्सेस इसी स्कूल तरह में से हम साथ साथ जी बताइए, आप बात कीजिए। जी प्लीज़। जी इसी तरह हम साथ के साथ इस वक्त हम काम कर रहे हैं एआई के ऊपर और बच्चों की फाइनेंशियल इनेबलमेंट के ऊपर, ताकि वो उनको ऐसे स्किल सेट्स प्रोवाइड किए जा सकें जिससे वो खुद इनकम जनरेशन कर सकें। और आजकल का ज़माना फ्रीलांसिंग का और एक मॉडर्न ज़माना है जहाँ पे वो छोटे छोटे बच्चे इनकम जनरेट कर सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया एंड अदर एवेन्यूज़। तो हम उसके लिए बच्चों को कैनवा और इस तरह की अदर स्किल सेट्स भी एजुकेट करने, इसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। हमें थोड़ा सा इन डिटेल बताइएगा स्टडीज़ के हवाले से, क्या फोर्सेस स्कूल में सिर्फ मैट्रिक तक तालीम दी जाती है या AO लेवल्स की भी तैयारी करवाते हैं आप लोग? जी, फोर्सेस स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम में वी हैव टू डिफरेंट डोमेन्स। वन डोमेन इज़ जहाँ पे हम मैट्रिक सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जितना भी तलीमी निज़ाम है पाकिस्तान का, उसमें सबसे ज़्यादा आसानी ये होती है कि आप अगर मैट्रिक सिस्टम आपने फॉलो किया हो तो कल को मेडिकल कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, उनमें एडमिशन्स की आसानी होती है। बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर आल्सो इंटरेस्टेड कि हम इंटरनेशनल स्टडीज़ की तरफ परस्यू करें और इंटरनेशनल सिस्टम को फॉलो करें। तो उनके लिए हमने अपना प्रीमियम कैंपस जो डोमेन लॉन्च किया है, उसमें हम O and A लेवल्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं। ज़बरदस्त। अच्छा बुरैर साहब, ये भी बता दीजिए कि स्कूल के अलावा आपने कॉलेजेस की बात की कि 7 कॉलेजेस हैं जो कि कायम किए जाएंगे, किन किन जगहों पर होंगे और उनमें क्या खुसूसियात होंगी? जी, जैसे कि आपने बात की कि हमारा जो फोर्सेस कॉलेज सिस्टम है जी, 7 कॉलेजेस जो मैंने मेंशन किए वो तो इस वक्त अभी हैं जो हम ऑलरेडी साइन कर चुके हैं। इंशाल्लाह द प्लान इज टू ओवर द नेक्स्ट 5 years इसको हमने 100+ कैंपसेस अक्रॉस पाकिस्तान लेके जाना है। अभी हमारी जब से हमने ये सफ़र शुरू किया है पिछले 4 साल के अंदर, हमने 2020 में शुरू किया, नाउ 5th year इज़ ऑन द गो। तो हमने उसके अंदर ऑलरेडी जैसे स्कूलों को 80-85 कैंपसेस अचीव किए हैं। और ये याद रखिए कि इस पीरियड में कोरोना भी था, उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक फ्रेंचाइज मॉडल के ऊपर इस सिस्टम को इस्टेब्लिश किया। अब हम कॉलेजेस के ऊपर काम कर रहे हैं। अगेन द टारगेट इज़ इन द नेक्स्ट 5 years वी शुड गेट टू 100+ कैंपसेस अक्रॉस पाकिस्तान। शुरू हमने KP और पंजाब के साथ किया है, बट ओवर टाइम हम इसको इंशाल्लाह साउदर्न पाकिस्तान की तरफ भी लेके जाएंगे। बिल्कुल ठीक। आप कॉलेजेस के बारे में बात कर रहे हैं, हमें ज़रा रिस्पांस के बारे में बताइएगा कि लोगों के कैसे रिस्पांस है, क्योंकि स्कूल को तो लेके लोग बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं, उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू कॉलेजेस, तो अब तक का एक्सपीरियंस और जो लोग बात कर रहे हैं, लोगों का जो रिस्पांस है वो कैसा है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड ऑन अस कि हम जो इस तालीम के सफ़र पे निकले हैं बच्चों की तालीम के लिए और उनकी बेहतर करैक्टर बिल्डिंग के लिए, तो हमारा इस वक्त रिस्पांस बहुत अच्छा है विद इन द स्कूलिंग सिस्टम एज वेल एज इन द कॉलेज सिस्टम। देयर आर मल्टीपल हमारे जो नेटवर्क एसोसिएट्स हैं, उन्होंने हमारे साथ कॉलेजेस भी साइन किए हैं। और जो नए आने वाले सफ़र में शामिल होने वाले लोग भी हैं, वो हमारे साथ बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं। और पीपल आर एक्चुअली वेटिंग फॉर कि हम एक्चुअली यूनिवर्सिटी की तरफ कब जाएंगे इंशाल्लाह। तो इन द नियर फ्यूचर आपको उसकी खुशखबरी भी इंशाल्लाह। अच्छा सर, ज़रा ये भी बताएं, हम अक्सर अपने शो में माहिर तालीम आते हैं, उनके साथ भी हमारी डिस्कशन हो रही होती है। क्रैमिंग का बड़ा रिवाज है जो कि जनाब हमारे तालीमी सिस्टम को बड़ा मुतासर करता है। आज भी रट्टा सिस्टम है, इसको बेहतर बनाने के लिए आपका इदारा क्या इक़दाम कर रहा है? बेसिकली आपने एक बहुत वैलिड पॉइंट शेयर किया कि हमारे यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बच्चों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। हम जो इवन जो हमारा ओवरऑल
टोटल एकेडमिक मॉड्यूल है उसके अंदर हमने सॉफ्ट बोर्ड्स इंट्रोड्यूस किए हैं, बच्चों के साथ इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़ क्रिएट की हैं कि हम जो भी लेसन्स दे रहे हैं वो सिर्फ एक रट्टे के सिस्टम के थ्रू ना इम्प्लीमेंट हो रहे हों, बल्कि बच्चों को उसको प्रैक्टिस करके सॉफ्ट बोर्ड्स के थ्रू उसको गेम्स की फॉर्म में, उसको एक्टिविटीज़ की फॉर्म में उनको वही स्किल्स और वो चीज़ें रीइंफोर्स की जाती हैं, ताकि इसी तरह से इवन जो हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, जो हम ग्रूमिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, उनको लाइव एक्टिविटीज़ करा के ताकि वो उस चीज़ को ना सिर्फ अंडरस्टैंड करें बल्कि प्रैक्टिस भी करें। तो ये हम काम बहुत रेगुलरली कर रहे हैं। वी आर बिलीवर्स इन कि बच्चों के कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए, ना ये कि उसने सिर्फ एक रट्टा लगाया हुआ हो, बल्कि उसकी कंपोजिशन स्किल्स, उनकी कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स, उनकी जो एनालिटिकल स्किल्स हैं वो भी डेवलप हों। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जहाँ पे बच्चों को चीज़ें याद करने की ज़रूरत है, उन्हीं चीज़ों को प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी है बच्चों के हवाले से। ये पर्सपेक्टिव बिल्कुल ठीक है। मुझे मज़ीद इस हवाले से बताइएगा कि पाकिस्तान में जो है रवायती तरीका है तालीम हम हमेशा देखते हैं, जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुकी है। लोग स्टिल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, स्किल को इंकरेज कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इस हवाले से फोर्सेस स्कूल सिस्टम का विजन क्या है मजीद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर? जी जैसा कि आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ द न्यू डोमेन विच द होल वर्ल्ड इज़ वर्किंग ऑन। बिल्कुल। फोर्सेस स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम के अंदर हमारा बिलीव ये है कि बच्चों को ये स्किल्स हम आने वाले फ्यूचर के लिए हम तैयार करें। तो उनकी जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, स्पेशली जितनी भी जिसमें AI आ जाता है, कैनवा आ जाता है, वी हैव इंट्रोड्यूस्ड अ सिस्टम which is implemented across the different classes with age specific skill sets, ताकि अगर 4 साल का बच्चा है वो एक हाई एंड सॉफ्टवेयर को नहीं यूज कर सकता तो उसको उतना ही सॉफ्टवेयर एक्सपोज किया जाए कि उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स तैयार होना शुरू हों, जिस पे वो काम करे, उसके ऊपर अपनी चीजें बनाए। कल को इन्हीं बच्चों ने आके कल को अपने बिजनेसेस करने हैं तो ये अपनी वेबसाइट खुद बना सकें। ये हमने वर्डप्रेस के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। ये अपनी सोशल मीडिया की जितनी भी कम्युनिकेशन डेवलपमेंट करनी है वो ये खुद कर सकें, ये अपने क्रिएटिव्स के काम खुद कर सकें, और ताकि ये बच्चे टोटली इंडिपेंडेंट हों और किसी के एक बंदे के ऊपर या किसी आउटसाइडर के ऊपर इनको डिपेंड ना करें अपने किसी भी काम करने के लिए, ताकि जो पुरानी हमारी जनरेशन है और नई जनरेशन में स्किल सेट्स की इन्हांसमेंट हो और ये बच्चे आगे बढ़कर ये काम खुद कर सकें। बिल्कुल ठीक। बुरैर साहब, बच्चों की तालीम पर तो बड़ी बात होगी और इस पर हमेशा से जोर भी बड़ा दिया जाता है। असातिज़ा की ट्रेनिंग ऐसी है जिस पर कोई तवज्जो नहीं खास दी जाती। ये बताइए कि टीचर्स ट्रेनिंग के हवाले से फोर्सेस स्कूल सिस्टम में क्या खास इंतजाम किए गए? जी आपने बड़ी राइटली पॉइंट आउट किया। फोर्सेस स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम जो है ट्रेनिंग्स के ऊपर एक बहुत स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस रखता है, और उसकी वजह ये है कि अगर आप जनरली स्कूल्स के अंदर देखें तो एक तो पैकेजेस टीचर्स के बहुत अच्छे नहीं होते जिसकी वजह से रिटेंशन नहीं हो रही होती है। दूसरा एक मेजर एलिमेंट जो आता है वो ये है कि बच्चे इसको जितने भी टीचर्स हैं वो प्रोफेशन के तौर पे नहीं ले रहे थे, बट ये टेम्पररी एक्टिविटी के तौर पे हो रहा होता है, जिसको अब हम एड्रेस कर रहे हैं बाय द फैक्ट कि एक तो टीचर्स की स्किल सेट्स डेवलप कर रहे हैं, उस पर हम रेगुलर उनके एडमिशन ऑफिसर्स की ट्रेनिंग्स, हमारे जो डिफरेंट सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं उनकी ट्रेनिंग्स हम करा रहे हैं। उसके साथ साथ हम जो हैं इनकी इवन हमारा जो जब फोर्सेस स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम का कोई भी फ्रेंचाइजी या नेटवर्क एसोसिएट हिस्सा बनता है तो हम ना सिर्फ उनको उनके सॉफ्टवेयर को यूज़ करने में, जहाँ पे हम उनको पोर्टल दे रहे हैं जिस पोर्टल के थ्रू वो उस सारे सॉफ्टवेयर को, उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, जहाँ से हम उनको लेसन प्लान्स दे रहे हैं, उनकी सपोर्ट सिस्टम दे रहे हैं। इसी तरह हमने उनको जो सॉफ्ट बोर्ड्स इंस्टॉल करवाए हैं उनको यूज़ करने की स्किल्स की ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, IT की ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, ताकि वो ये सारी टीचर्स की अपनी स्किल सेट्स डेवलप हों। फिर जो अगर हमने उनको लेसन प्लान एक हेड ऑफिस की तरफ से गया है उसको अंडरस्टैंड करना और उसको फिर इम्प्लीमेंट करना भी उनको सिखाया जाता है, ताकि कल को जब वो उन बच्चों को पढ़ाएं तो उनके पास वो स्किल्स कंप्लीट हों कि ट्रांसफर ऑफ नॉलेज अच्छे तरीके से कंप्लीट हो सके। बहुत ही बेहतरीन आप प्रिसाइजली एक्सप्लेन किया है टीचर्स की ट्रेनिंग के हवाले से। अब दूसरी रुख की जानिब चलते हैं। मुझे बताइए कि बच्चों की सिक्योरिटी और वालिदैन के साथ कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाने के लिए फोर्सेस स्कूल एंड कॉलेजेस की स्ट्रैटेजीज क्या हैं? जी सबसे पहली चीज़ जो है ना, फॉर एनी स्ट्रैटेजी टू टेक प्लेस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज इंफॉर्मेशन। तो जो ज़्यादातर स्कूली के निज़ाम हैं उनके अंदर एक मसला आता है कि पेरेंट्स और टीचर्स के दरमियान एक गैप ऑफ कम्युनिकेशन होता है। तो फोर्सेस स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम ने अपनी ऐप बनाई हुई है
जैसे हमने अपने फ्रेंचाइजीज़ के लिए वो सपोर्ट सिस्टम या सॉफ्टवेयर बनाया है, इसी तरह हमने पेरेंट्स के लिए और फैमिलीज़ को उसके साथ पार्टिसिपेशन में रहने के लिए हमने अपना एक एंड्रॉयड ऐप इंट्रोड्यूस किया हुआ है, जिसके थ्रू वो बच्चों के रिजल्ट्स, उनके होमवर्क, उनकी अदर एक्टिविटीज़ को वो मॉनिटर कर सकते हैं, इवन उनकी अटेंडेंस तक को मॉनिटर कर सकते हैं, ताकि वो ना सिर्फ ये चीज़ रेगुलरली कम्युनिकेशन में रहें पेरेंट्स के साथ, फिर हमारे PTMs होते हैं, रेगुलर PTMs होते हैं, फिर जो कोई बच्चे जो परफॉर्मेंस में अच्छा ना जा रहे हों तो उनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी होते हैं और उनके ऊपर फोकस्ड एनर्जी दी जाती है कि जो बच्चे उनका बैकलॉग है वो उसको ना सिर्फ क्लियर करें बल्कि एट पार आके फिर आगे बढ़ने के सफ़र में शामिल हो सकें। अच्छा सर, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि पंजाब और KP में तो फोर्सेस स्कूल एंड कॉलेजेस की ब्रांचेस मौजूद हैं, क्या फ्यूचर में से मजीद एक्सपैंड करने का प्लान भी है? साल 2025 के हवाले से क्या विजन है आपका? बिल्कुल, आपने से फरमाया जी। हमारा इस वक्त जो करंट फोकस है वो डेफिनेटली पंजाब एंड KP के ऊपर है, बट एज वी आर बिलीवर्स ऑफ डिलीवरिंग क्वालिटी एजुकेशन, तो हमारा ये इरादा है कि जी इंशाल्लाह इन द कमिंग ईयर एंड हाफ स्लोली वी विल बी एक्सपेंडिंग टुवर्ड्स साउथ, क्योंकि हम जहाँ भी जिस भी रीजन में जाते हैं वी बिलीव कि वो सक्सेसफुली वहाँ पे कंप्लीट क्वालिटी प्रोडक्ट की डिलीवरी हो। हमें बिजनेस की या एक्सपेंशन की कोई ओवर ड्राइव नहीं है। वी बिलीव इन डिलीवरिंग क्वालिटी एजुकेशन, तो इंशाल्लाह विद इन द नेक्स्ट ईयर एंड हाफ वी विल बी ट्रैवलिंग टू द साउथ एंड इंशाल्लाह द टारगेट इज़ कि हम अभी जो करंटली 80+ कैंपसेस पे 85+ कैंपसेस पे काम कर रहे हैं, इसको हमने इंशाल्लाह विद इन 3 to 4 months वील बी टचिंग द नंबर ऑफ 100 एंड देन वी लुक फॉरवर्ड कि एक दफ़ा 100 का हम यहाँ पे टारगेट अचीव कर लेते हैं, तो उसके बाद इंशाल्लाह अगले साल में या इस अगले 1-1.5 साल के सफ़र के अंदर इंशाल्लाह हम साउथ में भी एक्सपैंड कर रहे होंगे। गुरैर साहब, आपने बड़े अहम पॉइंट्स हमारे साथ और हमारे नाजरीन के साथ शेयर किए हैं। फोर्सेस स्कूल सिस्टम के हवाले से आप लोग सिर्फ तालीम ही नहीं, तरबियत पे भी काम कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट पे भी काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ टीचर्स की ट्रेनिंग और पेरेंट्स को सिक्योरिटी और बच्चों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के हवाले से भी आपके पास स्ट्रेटजीज हैं। बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और नाजरीन, आपने जाना कि फोर्सेस स्कूल एंड कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए एक से ज्यादा वजूहात है। एक तो देखें, जो जदीद दौर के तकाजे हैं उनसे हम आहंग कर रहे हैं, आपके बच्चों को AI सिखा रहे हैं, सबसे बढ़ के इस उम्र में उन्हें इंडिपेंडेंट बना रहे हैं जनाब। फ्रीलांसर्स का दौर है और फिर वो आप घर बैठे पैसे कमा रहे हैं, तो बच्चों को इस तरह की स्किल्स भी सिखाई जा रही है कि वो इंडिपेंडेंट बने और अभी से जो है वो कुछ ना कुछ अपनी अर्निंग स्टार्ट करें। और उसके अलावा सबसे अच्छा जो मुझे लगा ना, वो रट्टे का खात्मा है। बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बेस्ड चीजें पढ़ना और उनको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। तो नाजरीन, अभी वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में अब कुछ वक्त हुआ है वीकली हॉरोस्कोप का और डिफरेंट ज़ोडिएक साइन की हम बात करेंगे कि इनसे ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का स्पेशली ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो जनाब हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर दाऊद अहमद दाऊद साहब। दाऊद साहब, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। ये बता दें कि किन स्टार से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए आने वाला जो हफ्ता है बड़ा खुशकिस्मत साबित होने वाला है? आपका बहुत शुक्रिया। और आने वाले वीक में तमाम स्टार्स का जो है वो मैं एक कार्ड्स ऑफ द वीक निकालूंगा। आपने जो है एक एक स्टार बोलते जाना है, मैं एक एक उनका कार्ड निकाल दूंगा, फिर जो जो आप उसके बारे में पूछना चाहेंगे। आज तखफीफ किया आपने, 3 की बजाय एक कार्ड जी एक कार्ड। तो देखते हैं जी, एरीज बुर्ज हमल वालों का कार्ड ऑफ द वीक। तो एरीज बुर्ज हमल टैरो कार्ड से शुरू करते हैं। एरीज बुर्ज हमल वालों का कार्ड ऑफ द वीक क्या नज़र आता है? तो एरीज वाले इस वीक में बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसले करने जा रहे हैं। मामलात बड़े ज़बरदस्त रहेंगे, कामयाबी मिलेगी, हालात में बड़ी ज़बरदस्त मदद आएगी। आप लोगों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने कामों में हाथ डालें, वक्त का ज़िया नहीं करेंगे। टॉरस वालों का आने वाले वीक का कार्ड ऑफ द वीक की बात करें तो टॉरस वाले भी बेहतर पोजीशन पर बैठेंगे, फैसले बड़े ज़बरदस्त होंगे, 2-3 अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, पैसा आ सकता है और ज़बरदस्त हालात में बेहतरी नज़र आती है। जेमिनाई वालों का कार्ड ऑफ द वीक, जेमिनाई आने वाले वीक का कार्ड ऑफ द वीक की बात करें तो नई शुरुआत हैं, पैसे आ सकते हैं, बड़ी ज़बरदस्त मदद है और आपके हालात बड़े अचानक चेंज हो जाएंगे। प्लानिंग कर लें क्योंकि ये जो वीक है आप लोगों का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। कैंसर वालों का आने वाले वीक में कार्ड ऑफ द वीक की बात करें तो कैंसर वालों के लिए परेशानी हो सकती है, मायूसी आ सकती है, उदासी हो सकती है। अच्छा, ये परेशानी किस किस्म की हो सकती है कैंसर वालों के लिए आने वाले वीक में? तो देखते हैं जी। अच्छा जी, यहाँ पे हो गुस्से की वजह से
कोई प्रॉब्लम आ सकती है, जो काम आप करना चाहते हैं उसमें शायद इतनी ज़बरदस्त मदद ना आए, तो जिसकी वजह से आप मायूस हो सकते हैं और नेगेटिविटी का शिकार हो सकते हैं। लियो वालों का आने वाले वीक का कार्ड ऑफ द डे, कार्ड ऑफ द वीक, लियो वालों का आने वाले वीक का अगर कार्ड ऑफ द वीक की बात करें तो लियो वाले बड़े ज़बरदस्त नज़र आते हैं। अरे वाह। आप जिस भी शोबे में हो, स्पोर्ट्स में हो या तालीम में हो, चाहे कारोबारी मामलात हों, तो बहुत कुछ करने के लिए है आप लोगों के लिए ये वीक। बिल्कुल जबरदस्त हो गया जी। विर्गो वालों का आने वाले वीक का कार्ड ऑफ द वीक देखें तो विर्गो वाले क्लैरिटी मिल जाएगी विर्गो वालों को कि उनके मामलात किस तरह के हैं। हाँ, आप घबराएं ना, टेंशन में ना हो, किसी बात की जो है वो टेंशन ना लें, स्ट्रेट फारवर्ड फैसले करें। बहस तकरार आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ नेगेटिव चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती हैं। लिब्रा वालों का आने वाले वीक का कार्ड ऑफ द वीक, लिब्रा वालों की बात करें तो लिब्रा वाले इस वीक में ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, बट बहुत सी ऑप्शंस आपके माइंड में आएंगी, मामला बड़े ज़बरदस्त होंगे, कामों में मसरूफ़ नज़र आते हैं, बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, पैसे आ सकते हैं और खुशियां भी, और कोई फंक्शन भी। स्कॉर्पियो वालों के साथ क्या हो सकता है? स्कॉर्पियो वालों का आने वाले वीक का कार्ड ऑफ द वीक, अक्रब वालों के कार्ड ऑफ द वीक, नई अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल आएंगी, क्योंकि सोच विचार कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर गौर कर रहे हैं, कामों में बड़ी ज़बरदस्त मदद, आपकी रूहानियत बड़ी ज़बरदस्त नज़र आती है। वाइट कलर का इस्तेमाल करें, कुछ बहुत सी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में टर्न हो रही हैं, कोई एक ऐसा फ़ैसला करेंगे जिससे आप बहुत बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। डबल माइंडेड तो हैं लेकिन अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। सेजिटेरियस वालों का आने वाले वीक का कार्ड ऑफ द वीक, अच्छा बड़ी खबर, बड़ी हैरान कुन खबरें, और अपनी नींद को पूरा करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, फजूल खर्ची से बचें और बड़े फैसले हो सकते हैं। कुछ चीज़ें समझ नहीं है आपको तो वहाँ अपने बुजुर्गों से मशवरा करें। और कैप्रिकॉर्न वालों का आने वाले वीक का कार्ड ऑफ द वीक की बात करें तो कैप्रिकॉर्न वाले बड़े ज़बरदस्त जज्बे के साथ लगे हुए हैं। ओवरऑल आपकी सेहत थोड़ी सी डिस्टर्ब है और कुछ मामलात में प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए आप लोगों को बेहतर तरीके से अपने आप को समझाना पड़ेगा और मेहनत के ऊपर आप लोगों को ज़्यादा तवज्जो देना पड़ेगी, वक्त का ज़िया ना करें। एक्वेरियस वालों का आने वाले वीक का कार्ड ऑफ द वीक की बात करें तो बहुत ज़बरदस्त शुरुआत है, आपके जज्बात बड़े ज़बरदस्त हैं, रात की बजाय दिन के वक्त कामों में ज़्यादा मसरूफ़ हो, कुछ मामला से मुतल्लिक़ शायद आप डिसहार्ट हैं, दिल टूट सकता है, लेकिन नई ऑप्शंस होंगी और नजर बद और अपनी हिफाजत के लिए कोई ना कोई आयात पढ़ते रहें। और आखिरी पाइसेस वालों का आने वाले वीक का कार्ड ऑफ द वीक की बात करें तो पाइसेस वाले बहुत ज़बरदस्त हैं, नई शुरुआत हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन, और गुजरे हुए वक्त की बजाय आने वाले वक्त के बारे में सोचें, अपनी बातें अपने तक रखें। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको इस वीक में मिलेगी। क्या बात है। अच्छा मुझे ये बताइए कि कारोबारी लिहाज से कौन से स्टार्स हैं जो इस वीक मतलब ऑन द टॉप होंगे? देखिए जी, इस वीक में कारोबारी लिहाज से एरीज वाले बड़ी ज़बरदस्त एनर्जी रख रहे हैं और इनके कामों में बड़ी ज़बरदस्त मदद नज़र आती है। इनके काम बहुत क्योंकि यहाँ पे मार्स की एनर्जी इनको सपोर्ट कर रही है। नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे आप लोगों का जमनाई वालों के माली मामलात बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं। उसके बाद अगर स्कॉर्पियो की बात करें तो स्कॉर्पियो वालों की भी बड़ी पॉजिटिव एनर्जी नज़र आती है। और यहाँ पे एक्वेरियस वाले ये भी माली तौर पे बहुत सी ऑप्शंस के ऊपर गौर कर सकते हैं और पैसे हासिल कर सकते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इनको मिलेगी। तो ये भी बता दें किन स्टार से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जो हैं उनके लिए नौकरी या करियर में कोई तब्दीली का इम्कान नज़र आ सकता है? देखिए, लियो वालों के लिए और यहाँ पे कैप्रिकॉर्न वालों के लिए और पाइसेस वालों के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस वीक में। अगर ये चाहें अपने मामलात को बेहतर तरीके से अवेल करें तो यहाँ पे ये कुछ पढ़ भी सकते हैं। यहाँ मैं इनको इन्हीं स्टार्स के लिए एक रेमेडीज बता देता हूँ। अगर ये शक्कर लेके उसके ऊपर ये आयत करीमा 313 मरतबा पढ़ के अपने रुकावटों को दूर करने की नीयत से 313 मरतबा आयत करीमा पढ़ के शक्कर लेके 1 या 2 मुट्ठी लेके उसके ऊपर पढ़ के 7 दफ़ा सर के दाएं और बाएं वार के कीड़ों को डालें, उससे इनकी एनर्जी इतनी ज़बरदस्त हो जाएगी कि अगर ये अपने माली मामला से मुतल्लिक़ परेशान हैं या पैसों से मुतल्लिक़ परेशान हैं तो बहुत सी चीज़ें इनके हक़ में हो जाएंगी, इनके मामला बड़े ज़बरदस्त हो जाएंगे। इसलिए इनको हर स्टार वाले को अपने मामला से मुतल्लिक़ रेमेडीज ज़रूर करते रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया दाऊद आपकी मौजूदगी का। दाऊद ने हमें बताया नेक्स्ट वीकेंड का कैसा रहेगा कारोबारी लिहाज से, मोहब्बत के हवाले से, तब्दीलियों के हवाले से, करियर और बिजनेस के हवाले से। तो किनको खुल के फैसले करने चाहिए, किनको मोहतात रहना चाहिए, ये भी बता दिया। और इसी के साथ लेते छोटी सी ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान।
नाज़रीन, दुनिया में मौजूद तमाम इल्म दानिश का असल सरचश्मा क्या है? वो कौन सी हकीकत है जिसे जानने के लिए सदियों से इंसान कोशा है? ये एक ऐसा गहरा सवाल है जिसका जवाब जानने की जुस्तजू हर तहजीब, हर मज़हब और हर दिल के अंदर मौजूद है। खुदा को पहचानना और उसकी ज़ात को समझने की कोशिश करना ऐसा सफ़र है जो दिल को सुकून, रूह को रोशनी और ज़िंदगी को मकसद अता करता है। अपने खालिक को जानने और उसकी मार्फत हासिल करने का ये सफ़र सिर्फ अबादात तक ही महदूद नहीं, बल्कि कायनात की गहराइयों में झांकने और अपनी ज़ात को समझने और हर लम्हे में खुदा को महसूस करने का नाम है। आज हमारे सेगमेंट कुरान एंड साइंस में हम इसी सवाल को समझने की कोशिश करेंगे कि खालिक कायनात की पहचान और मार्फत इंसान के लिए कितनी ज़रूरी है, कैसे हासिल की जा सकती है। हमारे साथ मौजूद हैं मजहबी स्कॉलर कारी शफीकुर रहमान साहब। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं कारी साहब। कारी साहब, हम सब बेखुदा को मानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मगर बड़ा बुनियादी सा सवाल आपसे पहला ये है कि खुदा कौन है, उसको पहचानने को, उसकी मार्फत हासिल करने के दुरुस्त ज़राए क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर बात की जाए खुदा की, तो खुदा की सारी खुदाई खुदा की दलील है। कुरान करीम और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला के वजूद की अगर कोई पूछे कि सबसे बड़ी दलील क्या है, आप कहें अल्लाह की दलील सबसे बड़ी कुरान है और सबसे बड़ी दलील मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि और सबसे बड़ी दलील तख्लीक़े कायनात है। आप इन तीनों में देख लें, कलामुल्लाह अल्लाह की सिफत है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मखलूक में सबसे बड़े हैं और तख्लीक़े कायनात तो आपके सामने है। मसला ये नहीं कि खुदा का वजूद है या नहीं है। मैं यहाँ एक जुमला बोलूँगा, इतना इकरार मुश्किल नहीं है जितना कि इनकार मुश्किल है। अल्लाह का इनकार करना इकरार से ज़्यादा मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि खुदा कौन है। सबसे पहले खुदा की ज़बानी अगर देखा जाए तो मोमन आदमी के लिए सिर्फ कुरान और सुन्नत है। मसलन कुरान करीम की मैं आयात थोड़ी सी देखूंगा। सबसे पहले अल्लाह खालिक कुल्ली शै, कुल जहान का खालिक सिर्फ अल्लाह है, बेशक। और इसी तरह अल्लाह यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदु, पूरी कायनात बिछाने, सजाने और चलाने वाला और दोबारा लुटाने वाला सिर्फ अल्लाह है। तीसरी आयत लैसा कमिस्लिही शैउन, उसकी मिसल कोई है ही नहीं, बेशक। चौथी आयत वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मी, कोई दुनिया में कोई चीज़ उसका इहाता नहीं कर सकती। और इसके साथ साथ अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, और कुरान करीम की ये आयत, इसके अंदर दुनिया जहान के तमाम डिपार्टमेंट हैं। इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, आसमान ज़मीन की तख्लीक, वख्तिलाफ़िल लैली वन नहार, लैल व नहार का ये तब्दील होना और आना जाना, वबस्सा फ़ीहा मिन कुल्ली दाब्बा, ये ज़मीन में पूरी कायनात का जो चलना फिरना है। इसी तरह इन्ना रब्बकुमुल्लाहु अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द फ़ी सित्तति अय्याम, ज़मीन व आसमान की तख्लीक और 6 दिनों में। ये तमाम आयात, और इसके साथ साथ मैं कुछ आयात अगर इसी के साथ नोट करूं, जी ज़रूर। अम खुलिकुम मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून, इनसे पूछो कि तुम खालिक हो या कोई और है। इनसे पूछो ये बगैर मादे से पैदा किए गए हैं या मादे के साथ पैदा किए गए। इनसे पूछो अम खलक़ुस समावाति वल अर्द, इन्होंने कोई आसमान ज़मीन पैदा किए हैं। इनसे पूछो कि इन्होंने कोई मक्खी और मच्छर पैदा किया है। इनसे पूछो कि मक्खी कोई चीज़ इनके दस्तरखान से ले जाए, ये कोई चीज़ वापस ला सकते हैं। ये तमाम चीज़ें अल्लाह के एक होने की दलील है। और फिर एक बात, अफिल्लाहि शक, तुझे शक चीज़ों में होना चाहिए था, तुझे शक अल्लाह में हो गया है। कितना तू छोटा इंसान है। तहकीक में आता है तो सबसे छोटी ज़ात और सबसे छोटा मादा, उसकी तहकीक, एटम की तहकीक में पूरी कायनात को लगा देता है। और इनकार पे आता है तो सबसे बड़ी ज़ात से मफर इख्तियार करता है। कितनी ख़तरनाक बात है पूरी कायनात। अब देखें मसलन यहाँ मिसालें अगर देखें कि लोग साइंसदान जो जितने भी थे, उन्होंने किसी ने किसी एतबार से एक हॉस्पिटल में मिस्री डॉक्टर और अमेरिकी डॉक्टर, वो कैनी हाल में थे, वहाँ 2 बच्चे पैदा हुए, एक बेटी एक बेटा। लेकिन यह है कि उनकी निगरानी में पता नहीं चला कि ये किसकी बेटी और किसका बेटा है।
अच्छा। अमेरिकी डॉक्टर ने मिस्री डॉक्टर जो मुसलमान था उससे कहा कि तेरा दावा है कि कुरान में हर मसले का इलाज है, बताओ। कहने लगे मैंने थोड़ी देर के लिए सोचा, उसके बाद मेरे जहन में एक आया था लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, मुज़क्कर के लिए दोहरा और मुअन्नस के लिए इकारा एक हिस्सा है। तो मैंने इसी के तहत उसको कहा कि आप इस तरीके से करो कि दोनों की माओं को चेक करो, उनकी दूध के चेक किया तो जिसका बेटा था उसका डबल दूध और जिसकी बेटी थी उसका सिंगल। जिसका बेटा था उसके विटामिन ज्यादा और जिसकी बेटी थी उसके विटामिन कम और जिसका बेटा था उसकी नमकियात ज्यादा जिसकी बेटी थी नमकियात कम। इस तरह देख के उनको पता चला तो फौरन कहने लगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। फौरन साइंसी दलील से आ जाओ, अनफुसी दलील से आ जाओ, अकली दलील से आ जाओ, तारीखी दलील से आ जाओ, अफाकी दलील से आ जाओ, अनफुसी दलील से आ जाओ। अल्लाह का दुनिया की हर दलील के मैदान में सबूत मौजूद है। हाँ, साइंसदान जाकिर नाइक की शक्ल में हो, साइंसदान अहमद दीदात की शक्ल में हो और साइंसदान इस तरह के हमारे दीगर पुराने जितने भी नाम हैं। और जिस वक्त यहाँ बात की जाए कि साइंस बताते खुद बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन साइंस के गलत इस्तेमाल से आप देखें वहाँ नज़रियात के गलत इस्तेमाल से कार्ल मार्क्स पैदा होता है, स्टीफन पैदा होता है, रिचर्ड पैदा होता है। इसके अलावा मैंने काफ़ी सारे इस तरह के नाम लिखे हुए, अवैस इकबाल बाद पैदा होता है, डॉक्टर हूद भाई पैदा होता है। मैं नाम लेने में कोई हर्ज नहीं। सही इस्तेमाल होगा तो जाकिर नाइक आएगा और गलत इस्तेमाल होगा तो इस तरह के सलमान रुश्दी पैदा होंगे। इसी तरह अक्ल का सही इस्तेमाल हो तो अक्ल के इस्तेमाल में पूरी कायनात की हर चीज़ आती। देखें अक्ल का इस्तेमाल में और कुरान और सुन्नत में ऑब्जर्वेशन इसके इस्तेमाल में अगर देखा जाए तो आप कितने मौजूदात हैं। इन्होंने 10 बिलियन डॉलर लगाए सिर्फ इस बात की तहकीक के लिए कि चांद क्या है और वहां जाके देखा कि चांद के दरमियान में एक लाइन है। मुसलमान एक डॉक्टर था, साइंसदान, उसने कहा भाई इसके लिए 10 बिलियन डॉलर लगाने की ज़रूरत क्या थी, ये तो हमारे कुरान ने पहले ही कह दिया वनशक्कल कमर कि सूरज चांद 2 टुकड़े हो जाएगा। वो 10 बिलियन डॉलर लगा के साइंसी तहकीक के बाद यहाँ पहुंचे कि चांद के अंदर एक लाइन है। इसी तरह अगर एक साइंसदान की बात की जाए, उसने देखा औ कज़ुलुमातिन फी बहरिल लुज्जी यगशा मौजुम मिन फौकी सहाब, दरियाओं और समंदरों का माहिर था। जिस वक्त इस आयत के ऊपर पहुंचा, मुताला भी साथ साथ कुरान का करता जा रहा था, तो यहाँ के मुसलमान के पास गया, कहने लगा मुझे इस आयत की समझ नहीं आ रही, अच्छा इस आयत के मसले में मेरी रहनुमाई करें। जिस वक्त गया वहाँ कहने लगा कि आप ये कुरान किसका है, कहने लगा अल्लाह का। किस पे नादिल हुआ है, मोहम्मद रसूलुल्लाह पे। मोहम्मद रसूलुल्लाह कोई समंदरों का माहिर था, दरियाओं के माहिर थे, उनके असफार करने वाले थे, उनके मल्ला और कश्ती चलाने वाले उनके साथ कोई दोस्ताना था। कहा नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र, बहरी सफ़र एक भी नहीं किया यानी समंदर में एक भी सफ़र नहीं किया। कहा कि अगर एक भी सफ़र नहीं किया तो मेरी 30 साल जो साइंसी रिसर्च है वो इस बात पे जाके अब पहुंची है कि समंदर है और उसके अंदर 3 किस्म के अंधेरे हैं। और कुरान ने 1400 साल पहले ही बता दिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। इसी तरह अक्ल का और ये मेरा ख्याल है जब ये टाइटन आबदोस डूबी तो तब मजीद जो है लोगों को पता चला इस बारे में, मजीद पता चला। और उसके बाद अगर देखा जाए, देखें अक्ल है, अक्ल की फितरत अपने अपने दायरे में साइंस, अक्ल और इसी तरह फलसफा, ये अपने सब्जेक्ट का अभी तक इहाता नहीं कर सके। साइंस, फलसफा और अक्ल इंसानी जिस्म और इंसानी रूह की हकीकत अभी तक मालूम नहीं कर सके। साइंस, फलसफा और अक्ल मिलके तीनों को इकट्ठा रख रहा हूं जो जिसमें भी आ रहा है, ये तीनों मिलके हवा का रंग नहीं बता सके, तीनों मिलके अक्ल की शक्ल मुतय्यन नहीं कर सके। अक्ल की शक्ल क्या है?
तो जो अपने सब्जेक्ट में इतना कमजोर हो वो अल्लाह के सब्जेक्ट में कितना कहाँ चैलेंज कर रहा है, कहाँ चैलेंज कर सकता है? ये मुमकिन ही नहीं। अगर मिसाल लें, और कुरान पाक की आपने बताया ना कि एक निशानी जो चले ये आप कुरान पाक की भी, और फरमाया गया जैसे एक आयत कोई बना के दिखा एक आयत बना दो, 10-5 चैलेंज है। फिर एक बात, कुत्ता ना, एक कुत्ता बिगड़ गया। अब डॉगी जिस वक्त बिगड़ा तो उसकी जो मालकिन थी वो बड़ी परेशान, एक हकीम के पास ले गई। अच्छा, डॉक्टर के पास लेके गई तो उसने देखा भी ये कुत्ता, उसने इस तरह देखते ही कहा कि एक दिन लगेगा इसके दुरुस्त करने के लिए, शर्त यह है कि मेरे पास रहेगा। जिस वक्त उसको रखा तो उसने ना अपने साथ वाले को कहा कि इसको खूब पिटाई और खूब मार पिटाई करनी। खूब मार पिटाई जिस वक्त की, आप यकीन करें कि अगला दिन हुआ तो कुत्ता अपनी मालिका को देखते ही दौड़ के उसकी झोली में जा गिरा। कहने लगा कि मैंने इससे बड़ी दवाइयां और बड़े इलाज करवाए हैं, तूने क्या इलाज किया है? अच्छा। कहने लगे मैंने कोई इलाज नहीं किया, मैंने इसे सिर्फ समझाया तू घर का कुत्ता है, घर का मालिक ना बन। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत तो असल और मेरा ख्याल है जो हासिल गुफ्तगू है ना, वो जो पैगाम है वो ये मिल गया है कि जनाब बहुत शुक्रिया कारी साहब आपके कीमती वक्त का। तो नाजरीन, ये था हमारा इस वीक का आखिरी प्रोग्राम। इंशाल्लाह अगले मंडे को आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे और नजफ को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।